सरकार कहे वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो। मरीज या आम इंसान जब वैक्सीनेशन सेंटर पर जाए तो उसे पता चलता है वैक्सीन है कहां। पहली लहर बिना बुलाए आई, दूसरे की तैयारी नहीं, तीसरे को लेकर मचा हाहाकार है, जिसको लेकर मचा बवाल है, तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। कोरोना का कहर पूरे देश में है, लोग सहमे हैं। ऐसे वक्त में जब अस्पतालों में बेड नहीं है, घरों में इलाज हो रहा है, डर ऐसा कि लोग घरों से निकलना भी वाजिब नहीं समझ रहे। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने के दावे ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। तीसरे के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनके लिए हम कैसे तैयार होना है, कैसे बुजुर्गों और बच्चों को इस महामारी से महफूज रखना है, अपने परिवार को कैसे बचाना है, ऐसे तमाम सवाल हमें आजकल घेरे हुए हैं। अस्पतालों में बदइंतजामी हमें डरा रही है और सियासतदान कुछ नहीं करते दिखाई दे रहे। देश में कोरोना का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, अस्पतालों में बेड समेत कई समस्याएं लोगों के सामने आती जा रही हैं। ऐसे में कई प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने केंद्र सरकार से अपने अपने राज्य के मुताबिक अलग अलग मांग की है। आइए सुनिए आखिर अलग अलग प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री क्या कह रहे हैं। पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ रही है। राजस्थान में टैंकर्स भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है और रेमडेसिविर इंजेक्शन और टोसिलिजुमैब इसकी भी किल्लत चल रही थी। ये प्रयास है कि आने वाले 15-20 दिनों में अधिकांश ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राजस्थान में आ जाएं। तो रूस से जो हमने खरीदने की एग्रीमेंट किया, पहला खेप आज 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जयपुर पहुंच रहा है और जो 1250 आने हैं टोटल, बचे हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी एक सप्ताह में आ जाएंगे, इसका हमको उन्होंने भरोसा दिलाया। लेकिन 45 के अबाव के जो डोसेस है वे अभी खत्म हो गए और मैं ये चाहता हूं कि वे आगे अगर खत्म हो गए तो ये डोसेस हमारे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने देना चाहिए। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा, विनती करूंगा कि कोई में हमारे करीबन 5.5 लाख लोग ऐसे हैं कि जिनको सेकेंड डोज कोवैक्सीन का अभी इमीडिएटली देना जरूरी हो गया है। ऑक्सीजन के लिए भी जो 50 टन कटौती हुई है कल, ऐसी कटौती न हो। वो हमारा अलॉटेड जो कोटा है वो हमारा हक का कोटा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलॉट किया है। अचानक से एकदम से वो कट करना ये भी ठीक नहीं है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का संचालन और नियंत्रण मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दिया जाना चाहिए, इनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी और स्मूथ फंक्शनिंग की दृष्टि से भी, क्योंकि रोजाना प्लांटों में दिक्कतें आ रही हैं और एक प्लांट भी जब रुक जाता है तो क्षेत्र के सारे लोगों की सांसें रुक जाती हैं। 3 राज्यों के यानी कि 3 प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों को आप सुन रहे थे। जी हां, सांसें अटकी हैं, सांसें अटकी हैं, प्राणवायु की दरकार है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर कोरोना वायरस महामारी को लेकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार ने जनता को निराश किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तत्काल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार का बयान तीसरी लहर के पहले
ढूंढना होगा मजबूत उपाय। विजय राघवन, तीसरी लहर को हम शुरुआत में ही कंट्रोल कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर प्रधानमंत्री के सलाहकार विजय राघवन का ये बयान। स्थानीय स्तर से ढूंढना होगा प्रभावी मार्गदर्शन की जरूरत। इस वक्त की बड़ी खबर विजय राघवन, जो कि प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, तीसरी लहर का अंदेशा, अनुमान, इन्होंने दूसरी लहर को लेकर भी इस बात का अंदेशा जताया था, लेकिन क्या तैयारियां रही यह आप सबके सामने है। जी हां, इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ेगा। जी हां, पैनल में शुरुआती दौर पर हमारे साथ हैं बीजेपी की नेता प्रवक्ता नेहा जोशी और शिवसेना के प्रवक्ता नेता किशोर तिवारी जी, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं। और महाराष्ट्र को लेकर इस समय आप जिस तरह से आंकड़ों का, संक्रमण का जो आंकड़ा है, उसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जी हां, हमारे साथ नेहा जोशी जी हैं। नेहा जी, हमारे साथ पैनल में और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले कि वो जुड़े, मेरा सवाल आपसे है। हाहाकार मचा हुआ है, प्राणवायु की दरकार है, स्वास्थ्य मंत्रियों को आपने सुना, दरख्वास्त है, आग्रह है, निवेदन है। जी हां, इस निवेदन की पुकार, हे पुकार सुन लो सरकार, कब सुनेगी सरकार? नमस्कार और धन्यवाद मुझे आज इस पैनल का हिस्सा बनाने के लिए। देखिए, बहुत आसान है ये कहना कि सरकार नहीं सुन रही है, लेकिन आप भी जानते हैं और मेरे साथी पैनलिस्ट भी ये जानते हैं कि कोरोना की जब ये दूसरी वेव आई, कहीं ना कहीं ये बहुत अप्रत्याशित था। आशंकाएं जताई गई थी, लेकिन इस तरीके से हमें हिट करेगी किसी ने नहीं सोचा था। हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी ने भी नहीं सोचा था, आम जो जनता है उसने भी नहीं सोचा था। सबने अपना जो एक कहते हैं कि गार्ड डाउन कर लिया था, और यही कारण है कि आज हम इस तरीके की जो एक अप्रत्याशित जो हम ये परिस्थितियां देख रहे हैं, इससे डील कर रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार सारी जो प्रदेश की सरकारें हैं उनके साथ मिलकर काम कर रही है, चाहे वो ऑक्सीजन आपूर्ति हो, चाहे वो रेमडेसिविर और अन्य जो जरूरी दवाएं हैं उनकी आपूर्ति हो, चाहे वो अस्पतालों में बेड बढ़ाना हो, सेना की जहां जरूरत है सेना को वहां भेजकर डीआरडीओ के माध्यम से वहां बड़े बड़े कोविड केयर सेंटर एस्टैब्लिश करना हो, ये सारे काम आज सरकार कर रही है। और सरकार के जो डॉक्टर हैं, खासकर सरकारी अस्पतालों में जो इलाज मिल रहा है, आपको मानना होगा कि प्राइवेट अस्पताल जो हैं, आयुष्मान की मदद से आज आम आदमी को ये राहत जरूर मिली है कि उसको इलाज में राहत मिलती है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री ही है, उन पर भी लगाम कसने का काम जो है वो सरकार कर रही है। तो मेरा यही निवेदन है कि आगे अब जब ये बात हो रही है कि तीसरी वेव आने की आशंका जताई गई है, तो आज जो हमें लेसन मिले, देखिए इसको बोलने में मुझे कोई कोताही नहीं है कि कहीं ना कहीं हम सबसे गलती हुई। गलती ये कि हमने अपना गार्ड एज अ कंट्री डाउन किया, कहीं ना कहीं हम बहुत हल्के में इस बीमारी को ले रहे थे और आज उसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। लेकिन आज सरकार, जनता, स्वयंसेवी संस्थाएं, आम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं और मेरी पूरी आशा है कि जल्दी इस पर विजय पाएंगे। नेहा जी, एक तो मैं आपकी तारीफ करूंगा कि आपने सार्वजनिक तौर पर देश के सवाल के इस मंच पर यह माना कि हाँ, चूक जरूर हुई भांपने में, अनुमान में, और जिस तरह से अंदेशा था कि दूसरी लहर आएगी, उसको लेकर सरकारें भांप नहीं पाई। आप ये निश्चित कहेंगे कि केंद्र सरकार ही क्यों, ये तो हेल्थ सब्जेक्ट जो होता है वो राज्य का सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये राष्ट्रीय आपदा है, इसमें केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि ये सारी चीजें कंट्रोल केंद्र सरकार से होती हैं। हमारे साथ मेहमान के रूप में हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल भी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी। हम चाहेंगे कि स्क्रीन पे लाया जाए डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी हाँ, और हमारे साथ आपकी प्रवक्ता रीना गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी गुरदीप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गुरदीप सप्पल जी, आ रही है मुझे आपकी? जी गुरदीप सप्पल जी, आपका स्वागत है। रीना जी, आपका भी स्वागत है। लेकिन आपके पास, और रीना जी और किशोर जी, आपके आने के पहले मैं चाहूंगा कि नेहा जोशी से मैं एक छोटा सवाल पूछना चाहूंगा। नेहा जी, वैक्सीनेशन किया जाए, वैक्सीनेशन कर लीजिए,
वैक्सीनेशन सेंटर खुले हैं, 24 घंटे आपको वैक्सीन मिलेगी। ऐसी सूरत में जब एक आम इंसान वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण केंद्र पर जाता है तो उसे मायूसी हाथ लगती है। आज मेरे ही एक मित्र शांतनु श्रीवास्तव जब एक नोएडा के वैक्सीनेशन सेंटर पर गए, जो कि आज उनका अपॉइंटमेंट था, लेकिन वहां पर उनको हताशा हाथ आई क्योंकि वहां पर लिखा हुआ था टीकाकरण आज नहीं होगा। जी बिल्कुल। अब देखिए, मैं सीधी बात बोलने में विश्वास रखती हूँ और मैं पार्टी की प्रवक्ता भी हूँ, तो मैं आपको थोड़े से आंकड़े यहाँ पर बताना चाहूंगी कि 45 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए जब ये वैक्सीनेशन खुला था, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो इन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, जब पूरे जोर शोर से हो रहा था। आज जिस समय में सर हम डील कर रहे हैं ना, आज ये हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं। आप देखिएगा केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें आज जाने बचाने में लगी है, पूरा फोकस इस पर लगा है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उस पर भी असर आया है। मैं उत्तराखंड से हूँ और यहाँ पर भी 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तो प्रोसेस स्लो है और क्योंकि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज डायरेक्टेड है जाने बचाने में। तो जब हमारे पास समय था वैक्सीनेशन का और बहुत सारी सरकारें, मैं यहाँ पर राजनीति नहीं करना चाहती और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस डिबेट में मुझे लग नहीं रहा है कि आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं कि इसको एक राजनीतिक डिबेट बनाया जाए, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि प्रदेश सरकारों में और कई प्रदेश सरकारों ने ऐसा किया कि जब 45 साल से ऊपर के लिए वैक्सीनेशन खुला था, जब सीनियर सिटीजन के लिए वैक्सीनेशन खुला था, फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन खुला था, उनकी भी वैक्सीनेशन 100% नहीं हो पाई है। तो आज जो हम झेल रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें भी हमें जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। नेहा जोशी जी, विपक्ष यही तो कह रहा है, फिर ऐसे में आपकी 30 मार खाई क्यों थी कि हाँ वैक्सीनेशन केंद्र शुरू हैं, जाइए 24 घंटे वैक्सीन लगवाइए, इस तरह की 30 मार खाई करने की आखिर जरूरत क्या थी? इसको आप 30 मार खाई बोले या कोई भी ऐसा फ्रेज उसका आप प्रयोग करें, बात यह है कि केंद्र सरकार का काम है वैक्सीन की आपूर्ति स्टेट्स को करना, बल्कि अब तो जो स्टेट्स हैं वो सीधा से इन कंपनीज से भी वैक्सीन प्रोक्योर कर सकते हैं, ये भी केंद्र सरकार ने कह दिया है। तो कहीं ना कहीं स्टेट्स को भी अपनी जिम्मेदारी कहीं तो समझनी पड़ेगी। सब चीज का ठीकरा अगर आप केंद्र पे छोड़ना चाहते हैं, देखिए हमारे प्रधानमंत्री का जो स्टैचर है वो इतना बड़ा है कि वो सब झेल लेंगे, लेकिन जनता कैसे झेलेगी? कहीं तो अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आइए। जिम्मेदारी अगर निभाए होती तो अदालत ये नहीं कहती कि आप बताइए आखिर एक ही दिन प्राणवायु जिसे ऑक्सीजन कहते हैं 700 मीट्रिक टन देने के बाद दूसरे दिन क्यों शांत? इसकी सप्लाई, इसकी जिस तरह से सप्लाई होनी चाहिए लगातार बनी रहनी चाहिए। हमारे साथ उसी अदालत ने ये भी कहा है कि दिल्ली का ऑक्सीजन ऑडिट भी होना चाहिए, जिसका आज तक दिल्ली सरकार जी वीना गुप्ता से मैं सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले किशोर तिवारी। किशोर जी, आप इसी बात में फूलकर कुप्पा हैं कि अदालत ने आपके राज्य की तारीफ कर दी और खासकर बीएमसी की, और उसके बाद जब आप वैक्सीनेशन का रोना लेते हैं कि आपके पास टीके नहीं हैं, ऐसी सूरत में आप घर घर जाके टेस्टिंग की बात करते हैं और आप ड्राइव इन वैक्सीनेशन की भी बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए और समझाइए कि आखिर आप ये कैसे कर पाएंगे? और अगर आप टीके का रोना लेते हैं तो आप केवल केंद्र सरकार पर टीका करने से ज्यादा कुछ करते दिखाई नहीं देते। किशोर जी, वैक्सीन है जिसकी किल्लत महाराष्ट्र में आई है, लेकिन महाराष्ट्र ने 18 से 45 में जो चालू किया है वो तो अभी चल रहा है, लेकिन बहुत सारे सेंटर्स अभी बंद पड़े हैं। लेकिन मैं एक अच्छी बात बताता कि मनीष जी की महाराष्ट्र ने स्पुतनिक से डायरेक्ट बात करके 18 करोड़ जो सिंगल डोज है वो लेने का अभी आज हमारी फाइनल बात चल रही है। तो देखिए ये संकट बहुत बड़ा हुआ है। देखिए मनीष जी, पहली बार मैं आपको बता रहा हूं कि नेहा जी ने शुरुआत में तो अच्छा बोला, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत राज्य वगैरह पे आ गई थी। तो मैं एक बात बताता हूं कि ऑक्सीजन डिमांड जब कोर्ट कंट्रोल करेगा तो नहीं चलेगा। देखिए मैं आपको पूरा समझाता हूं कि 3 हफ्ते के अंदर एक्टिव केसेस बढ़ गई। अब भारत के अंदर एक्टिव केसेस पहले 3 लाख थी, फिर 11 लाख हुई, 19 लाख हुई, अब वो 38 लाख हो गई है। तो जब एक्टिव केसेस बढ़ती है तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है तो केंद्र कोई जादू नहीं करेगा कि इसको भी 780 दे दे, उसको भी दे दे। देखिए
780 कोई मैट्रिक टन ये कोई डिमांड फिक्स नहीं कर सकते। जैसे महाराष्ट्र के अंदर अब 62,000 पेशेंट डेली आ रहे हैं, दिल्ली में भी 35-36 हजार हो गए हैं और राज्यों में भी रहेगा। तो पर्याय तो यही है, मैं आपके माध्यम से बताता हूं कि थोड़ा कंजर्वेशन ऑक्सीजन यूज में भी किया जाए, आईसीएमआर के गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाए। आपने अभी देखा राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे थे कि हमारे 100 कॉन्सेंट्रेटर आ जाएंगे। 100 कहां ले जाएंगे? अभी 1200 की आने की बात है। देखिए कैसा है, ये संकट आंकने में राज्य और केंद्र के लोग नाकाम हुए, इस बात को आप समझ लीजिए। नीति आयोग ने ऑक्सीजन के बारे में बताया था, नीति आयोग ने दूसरी लहर के बारे में बताया था, साइंटिफिक एडवाइजर ने पूरा अलर्ट किया था, राज्यों ने भी व्यवस्था नहीं की और केंद्र ने बहुत सारा सेंट्रलाइज रखा था। जी अभी किशोर जी, आप बेबाकी से वो सारी बात बोलते हैं, सरकार को अच्छी लगे ना लगे, चाहे आपकी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार की, लेकिन आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और मानवता के प्रति आपका सरोकार भी दिखाई देता है। हमारे साथ रीना गुप्ता जी हैं। रीना गुप्ता जी, आप नेहा जोशी को आपने सुना होगा। रीना जी अभी फ्रेम में दिखाई नहीं दे रही। गुरदीप सप्पल साहब हैं। गुरदीप जी, जिस तरह से सोनिया जी ने आज एक पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है सिस्टम फेल नहीं हुआ, सरकार विफल हुई है, लेकिन केंद्र ये कहता है जो आपकी राज्य सरकारें हैं वो भी तैयार नहीं थी। आप इस बात को थोड़ा सा अलग ढंग से देखें। पहले तो जो दूसरी वेव और तीसरी वेव की बात हो रही है तो उतनी ही तहती रात के बाद दिन आना होता है। 1580 से हमारे पास डाटा है दुनिया में फ्लू का, हमारी केंद्र सरकार ने उसको स्टडी नहीं किया। अभी वैक्सीन की बात हम लोग कर रहे थे, 86 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है, 30 करोड़ को अगस्त तक लगनी है और अभी तक ऑर्डर कितने को दिया था? 16 करोड़ का ऑर्डर दिया था और पिछले हफ्ते नया 15 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है और लगनी 30 करोड़ लोगों को 60 करोड़ डोज लगनी है। तो 60 करोड़ अगस्त में वैक्सीन लगनी है, ऑर्डर आपने 30 करोड़ का दिया है, उसमें भी 5 करोड़ भारत बायोटेक को दिया है जो महीने में सिर्फ 4 लाख बना सकता है और कह रहे हैं कि अगले मार्च तक उसकी कैपेसिटी हम साल की 7 करोड़ बना देंगे। तो वैक्सीन के ऑर्डर आपने नहीं दिए, वैक्सीन की आपने कैपेसिटी नहीं बनाई और आप कहते हैं हम सबको वैक्सीनेशन कर देंगे। तो ये सरकारी विफलता है या ये प्लानिंग की विफलता है या ये अनजाने में हुआ है, ये तो सरकार बताएगी ना। दूसरी बात, आप ये देखिए कि वायरस को हराया कैसे जा सकता था। वायरस को हराने का एक ही तरीका था कि इसको स्टडी करें और इससे आगे रहे। हमारा जो प्लानिंग है वायरस की ग्रोथ, वायरस की म्यूटेशन से आगे रहे। मार्च में लॉकडाउन हुआ था, मार्च 2020 में, और पहली बार कंसोर्शियम कब बनाया सरकार ने जीन स्टडी के लिए? जनवरी 2021 में, 9 महीने बाद, और उसको दिए 120 करोड़ रुपया और 120 करोड़ रुपए उनको मिले नहीं, उनको मिले 120 करोड़ रुपए 1 अप्रैल को और वो भी कम कर दिए 80 करोड़। तो आप वायरस को स्टडी नहीं करेंगे। पीएम केयर फंड से गुरदीप जी, पीएम केयर फंड से मुझे पता है आप खुद एक बेहतर पत्रकार हैं, पीएम केयर फंड से राज्यों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए गए, राज्य ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए, इसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल, क्योंकि जो पीएसए के जो प्लांट लगाने की बात की गई थी उस पे क्लियरेंस नहीं हुई है। अलग अलग राज्यों की विफलताएं हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन सिर्फ 162 पीएसए लगाकर अगर केंद्र सरकार पूछती है कि वो इतनी बड़ी महामारी का मुकाबला कर लेती तो ये सिर्फ भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है। ऑक्सीजन की खपत उससे कहीं ज्यादा है आज की तारीख में, और क्योंकि समय पे वायरस को स्टडी नहीं किया, समय पे तैयारी नहीं की, इसलिए आज ये स्थिति बनी हुई है। जी गुरदीप जी, आऊंगा आपके पास। सोनिया जी के समन्वय समिति की बैठक बुलाने को लेकर कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। और स्वाति आपके नाम का मतलब होता है, एक स्वाति नक्षत्र होता है। जिस नक्षत्र में ये कोरोना बीमारी आई है, इसको लेकर आप लगातार सक्रिय रूप से लोगों को जन जागरूक करने का एक अभियान चलाई है। लगातार पिछले साल से मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को, आम आदमी को बताती हैं कि आखिर इस बीमारी से कैसे बचें। मेरा सवाल है, तीसरी लहर को लेकर चर्चा है। विजय राघवन जो कि प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, उन्होंने कहा है तीसरी लहर बहुत जबरदस्त हो सकती है और इसमें बच्चे चपेट में आ सकते हैं। अब मुझे ये समझाइए और बताइए कि आखिर क्या एहतियात बरतें, सरकारें क्या कर रही हैं, ये देश देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है। ऐसे में एक आम आदमी को क्या करना होगा?
बिल्कुल मनीष जी, आम आदमी को तो जैसे कि हम बार बार बोलते ही आए हैं कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी वेव जाती है उस टाइम पे लापरवाही लोगों में ज्यादा आती है, और ये एक स्वाभाविक तौर से भी है कि कोविड फटीग जो है वो लोगों में सेटल होने लगता है, वो थक जाते हैं उन्हीं चीजों को रखते रखते। और ऐसे में हमने फर्स्ट वेव के बाद भी देखा था कि लापरवाहियां आई, सरकार में भी आई, लोगों में भी आई, क्योंकि हम इतने एक साल तक उससे जूझते रहे, तो कहीं ना कहीं जब कम होते हैं केसेस तो हम उन चीजों की अहमियत को भूल जाते हैं। तो पहली बात तो यही है कि अब जब हमें पहले से ही मालूम है कि तीसरी वेव आनी है तो हमें उसकी तैयारियां करनी होंगी, लोगों को अपनी तैयारियां करनी होंगी कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगातार याद रखें, वहीं सरकारों को भी करनी होगी। डॉक्टर स्वाति, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे लिए अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर आपदा के अवसर में सियासत वाले इसे अपना अवसर कैसे बना लेते हैं, आपदा के मौके को कैसे सियासत का अवसर बनाते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम केजरीवाल की अफसरों के साथ बैठक, अफसरों के साथ ऑक्सीजन की स्थिति कंट्रोल में आने को लेकर बैठक। केजरीवाल अब कहीं भी बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, इस बात को लेकर वो हिदायत देते हुए केजरीवाल ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर अफसरों के साथ बैठक। ऑक्सीजन की कमी से एक जान भी नहीं जानी चाहिए, अरविंद केजरीवाल। महीने में वैक्सीनेशन ड्राइव खत्म हो जाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल का टारगेट और फोकस। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अफसरों के साथ बैठक। जी हां, इस बड़ी खबर के बाद कि एक भी इंसान की मौत प्राणवायु की खातिर नहीं जानी चाहिए। हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में बीजेपी की प्रवक्ता नेहा जोशी, किशोर तिवारी जी, शिवसेना के कांग्रेस के नेता प्रवक्ता गुरदीप सप्पल और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। डॉक्टर माहेश्वरी, मैंने आपको ब्रेक के पहले रोका था। इस समय लाखों करोड़ों दर्शक अपने बच्चों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। तीसरी लहर को लेकर कहा जा रहा है कि ये बच्चों को सबसे ज्यादा टारगेट करेगी। हम चाहेंगे कि एक विशेषज्ञ होने के नाते आप ये बताएं, समझाएं कि आखिर अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखें। बिल्कुल ठीक कहा मनीष जी आपने, और जिस तरह से हमने देखा भी है कि वायरस जब भी अपने म्यूटेशन करता है, संशोधन करता है अपने स्ट्रक्चर में, तो वो हमेशा ऐसी पॉपुलेशन की तरफ ज्यादा जाता है जहां उसे रुकावट कम मिले, यानी कि जहां एंटीबॉडीज की संभावनाएं कम हो जो कि उसको दिक्कत करे। ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखें तो बच्चे एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है। ये ऐसा वर्ग है जो कि पहली वेव में ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, दूसरी वेव में अभी भी देखा जाए तो 4% इन्फेक्शन हुआ है अभी हमारे बच्चों को। तो बच्चा और प्रेग्नेंट फीमेल्स एक ऐसा वर्ग है जो अभी भी ज्यादा संक्रमित नहीं हुए, इसलिए जो थर्ड वेव है उसमें बहुत ज्यादा संभावना है कि बच्चे ही प्रभावित ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, एक तरफ से माँ बाप जो हैं उनको घर पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चों की डाइट कैसी है, उनका इम्यूनिटी लेवल अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको हम लंग एक्सरसाइजेस घर में करा रहे हैं या नहीं करा रहे, जो कि हम आसान से गुब्बारा फुलाना या टम्बलर में पानी भरकर उसमें बुलबुले उठाने से कर सकते हैं, जो बच्चों के लिए एक रोचक भी है और उनको ये एक्सरसाइजेस जो है उनके लंग को भी ज्यादा तंदुरुस्त बनाएंगी। तीसरी चीज, हमें उन्हें हाइजीन सिखाना चाहिए कि कैसे हमें अपने हाथ धोने हैं, साबुन से धोने हैं और उसका सही तरीका क्या है, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं और ये उनको कोरोना से सुरक्षित रख सकता है। चौथी चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत होगी सरकारों को, कि वो वैक्सीनेशन की ड्राइव को तेज करें। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करेंगे तो उससे हर्ड इम्यूनिटी आएगी, और जो हमारा ये वर्ग है बच्चों का, प्रेग्नेंट फीमेल्स का, जिन तक हम वैक्सीन अभी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, उनको भी हम ऑटोमेटिकली सुरक्षित कर पाएंगे। दूसरी चीज ये भी है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि कोवैक्सीन को पहले डीसीजीआई ने 12 साल से ऊपर के लिए अप्रूवल दिया था, उसके बाद दोबारा से उसको रोका गया और 18 साल के ऊपर का दिया गया। लेकिन कोवैक्सीन ने भी नागपुर में फरवरी में अपने ट्रायल्स शुरू करे थे। अब कहीं ना कहीं इसको भी दोबारा इसका आकलन करने की जरूरत है कि क्या सही में हम ये वैक्सीन अपने 12 साल से ऊपर बच्चों के लिए भी ला सकते हैं या नहीं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो भी है वो ये है कि हमारा वैक्सीन प्रोडक्शन जो है वो बहुत स्लो है। हम एक दिन में अभी 15-20 लाख ही वैक्सीन लगा पा रहे हैं, जबकि हमें और आगे जाना होगा। डॉक्टर माहेश्वरी, आपने सारी हिदायतें और उसके साथ साथ आपने बताया कि आप अपने नौनिहालों को कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि तीसरी लहर, ये कोई और नहीं कह रहा, प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार राघवन साहब कह रहे हैं। लेकिन कहते कहते मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा स्वाति जी,
जो आप मुझे लगता है आप मिस कर गई, अपने बच्चों को 4 दीवारी के भीतर रखें, यह भी ज्यादा जरूरी है अगर इस लहर से बचाना है तो। हमारे साथ नेहा जोशी हैं। नेहा जी, आपने डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी को सुना है। जी हाँ, ये खुद अपने आप में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर हैं, जो लगातार साल भर से, जब से ये बिन बुलाए मेहमान आया है इस देश में, तब से ये जन जागरण का काम कर रही है। नेहा जी, इस समय जो हालात हैं, जरूरत है अगर हर्ड इम्यूनिटी लानी है तो टीकाकरण चाहिए, और टीकाकरण अगर चाहिए तो इसके लिए सक्रियता, और सक्रियता के साथ साथ इसको मुहैया कराना, ये सबसे बड़ा दायित्व जिम्मा होगा। ऐसी सूरत में जब ये सारी चीजें अभी नहीं हो पा रही तो हम कैसे काबू कर पाएंगे? बेड है तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन है तो बेड नहीं। नेहा जोशी। किशोर जी, आ रहा हूं। जी मनीष जी, स्वाति जी ने जो बात कही उसमें जो एक प्रमुख बात जो थी कि हमारा 18 साल से ऊपर के लिए जो वैक्सीनेशन खुला है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाएं जो एक बहुत वल्नरेबल ग्रुप है, इनको भी टारगेट करने की जरूरत है। अगर आप देखें, सरकार जो कदम उठा रही है कि वैक्सीन प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ाया जा सके। हमारे साथी पैनलिस्ट ने इस बात की बात कही, आपने भी इस इशू को रेज किया कि कहीं ना कहीं वैक्सीन प्रोडक्शन को ही बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी अगर हमें 100% यूनिवर्सल वैक्सीनेशन तक पहुंचना है। तो आज ही खबर आई है, उड़ीसा में भारत बायोटेक एक प्लांट सेटअप कर रहा है, वहां पे वैक्सीन प्रोडक्शन किया जाएगा। सरकार के स्तर पर कोशिश की जा रही है, अन्य कंट्रियों में भी ये हुआ है, अन्य देशों में भी ये हुआ है कि जो एक पैटेंट होता है वैक्सीन का, ये पैटेंट को निरस्त किया जाए ताकि मास प्रोडक्शन जो इस वैक्सीन का है वो किया जा सके। तो ये सारी चीजें मनीष जी पाइपलाइन में है, सरकार लगातार प्रयासरत है। अब गुरदीप जी अगर यहाँ आकर सिर्फ इस बात पर फोकस करेंगे कि केंद्र सरकार ने क्या नहीं किया, बजाय इसके कि राज्य सरकार के प्रयासों में क्या कमी रह गई, तो हम राजनीति करते रह जाएंगे। देखिए, मेरा मानना यह है कि मैं यहाँ पर राजनीति करने नहीं आई हूँ। सवाल मनीष जी जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगी, क्योंकि देश की जनता को सवाल पूछने का हक है, जवाब जानने का हक है। लेकिन इस समय अगर हम राजनीति करें, लोग तो कालाबाजारी भी कर रहे हैं, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में 2000 यूज हो गई। नेहा जी, आपके हमारा फोकस अब सोल्यूशंस पे होना है। आपके इस तीव्र गति के जवाब को लेकर पैनल में 2 लोगों की उंगलियां उठ रही हैं। अब तीसरी उंगली गुरदीप जी की उड़ गई, लेकिन चूंकि आपने डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी के हवाले से बात कही, किशोर जी की भी उंगली उठी हुई है। स्वाति जी, आप अपना सवाल अगर नेहा जी से है तो पूछें, तो मैं किशोर तिवारी और उसके साथ साथ गुरदीप सप्पल साहब के पास जाऊं। देखिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब हमें इतना वक्त हो गया है, जनवरी से लेकर के हम अप्रैल तक पहुंच चुके हैं और हम केवल 2 फैक्ट्रियों के ऊपर निर्भर हैं। हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनसे हम इस वक्त आपदा के समय में उनसे हम उनको ओपन कर सकते हैं और वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अगर हम फर्स्ट वेव में ऐसी कंपनियां जिन्होंने कभी पीपीई नहीं बनाई, जिन्होंने कभी वेंटिलेटर्स नहीं बनाए, वो अगर उस समय में इन चीजों को बना सकते हैं, तो आज हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी रोपिन कर सकते हैं कि वो ऐसे समय में वैक्सीन बनाने में ज्यादा मदद करें, क्योंकि हमें छोटा नंबर नहीं, हमें बहुत बड़ा नंबर चाहिए अपने देश को वैक्सीनेट करने के लिए। दूसरी चीज, हमारे पास बहुत सारी और भी वैक्सीन हैं जो बाहर इस्तेमाल होती हैं, उनकी तरफ भी हमें कभी ना कभी देखना पड़ेगा। जी डॉक्टर स्वाति, देखना पड़ेगा। डॉक्टर स्वाति, देखना पड़ेगा। इसमें मुझे एक कहावत याद आई, द्वारे आई बारात तो लगा पता कि घर में विवाह है। जी ऐसी सूरत हाल है अभी कि जब बीमारी हमारे घर पर आकर दस्तक दे दी, बिन बुलाए तो पिछले साल आई थी, लेकिन दूसरी लहर में हमारी तैयारी नीलवटे सन्नाटा। किशोर तिवारी जी बोलिए। जी, सवाल आपसे। किशोर जी बोलिए ना, मेरे को आवाज आ रही है। जी किशोर जी, सवाल आपसे। जी, अब तैयारी हो रही है, प्लांट लग रहे हैं, अलग अलग वैक्सीन बनाने की जोर शोर मुस्तैदी से तैयारी जारी है। द्वारे आई बारात तो पता लगा कि आज शादी है। देखिए, मैं अभी आपको एक बात समझा देता हूं कि सोच होनी चाहिए। जैसा गुरदीप ने कहा सोच होनी चाहिए, जैसा स्वाति ने भी कहा सोच होनी चाहिए। देखिए, मैं 2 चीजें आपको बताता हूं। एक तो नागपुर के आपके भी मित्र और मेरे भी मित्र नितिन गडकरी जी ने जब रेडमी फीवर की बात आई तो 8 दिन के अंदर उन्होंने फैक्ट्री खड़ी कर सेंट्रल इंडिया की रिक्वायरमेंट पूरी हो ऐसी फैक्ट्री चालू भी होगी कल। किशोर जी, मुझे जानकारी है, किशोर जी मुझे जानकारी है कि आपने एक मांग भी उठाई है
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को लेकर आपकी एक मांग भी है, और वो मांग है कि उन्हें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का मुखिया बना दिया जाए, सारा जिम्मा उनको दे दिया जाए। और एक बात मैं करूं, आप अपनी बात पूरी करें किशोर जी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, और एक बात है, मेरे एक मित्र है जिनको भारत में पद्म विभूषण भी सरकार ने दिया है, राजू श्राफ। उनके यूपीएल कंपनी के अंदर 5 नाइट्रोजन प्लांट है, वो उठाकर उन्होंने अस्पतालों में लगा दिए और वो चालू भी हो गए और वो ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि जितने मेरे उद्योग में नाइट्रोजन प्लांट रखने वाले मित्र है, वो अस्पतालों में अपने प्लांट लगा ले, या अस्पतालों में वो शिफ्ट नहीं कर पाते तो नया ऑक्सीजन प्लांट लगा दी। देखो, सोच की जरूरत है। मैं स्वाति को बोलूंगा कि हमारे पास जो हाथकुन इंस्टीट्यूट है, उसने भारत बायोटेक से हमने एग्रीमेंट कर एडवांस स्टेज में हमारा प्रोडक्शन जा रहा है। तो हम महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी हो या शिवसेना हो या सब पार्टियां एक मिलकर काम कर रही है, और हमारे राजेश टोपे साहब भी केंद्रीय मंत्री से संपर्क में है। लेकिन इतनी ज्यादा त्रासदी है कि हम संकट से जूझ रहे हैं, और मैं सब उद्योग से भी गुहार कहूंगा कि वो फील्ड में आके समाज के साथ काम करे और इस विपदा में हमें साथ दे। अब मनीष जी, ये बात आपके इससे जानी चाहिए। राजनीति जो लोग यहाँ आके टूटने में करते रहे, फिर गुरदीप रहो या नेहा रहो, लोग उनको पसंद नहीं कर रहे, ये बात फाइनल है। तो अभी हमको मिलकर ही काम करना है। किशोर जी, आप गुरदीप चप्पल पे अगर इस तरह का सवाल उठा रहे हैं तो आपको इस बात का भी जहन में ध्यान होना चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार में एक पहिया गुरदीप जी की भी पार्टी का है। गुरदीप चप्पल जी, किशोर तिवारी जी को आपने सुना, वो शिवसेना के प्रवक्ता हैं, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। लेकिन गुरदीप जी, इस समय समन्वय की जरूरी है। जिस तरह से सोनिया जी ने आज एक पत्र में कहा है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए, ये राष्ट्रीय आपदा है, एक समन्वय जरूरी है, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, टीका टिप्पणी। गुरदीप चप्पल। बिल्कुल कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, बल्कि मैं नेहा जोशी जी की बात से अभी खुश हुआ जब उन्होंने ये बात बोली कि कंपलसरी लाइसेंसिंग को यूज करके, पेटेंट को दरकिनार करके मास प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। पर सवाल ये है कि यही बात करीब 1 महीना पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिखकर सुझाव दिया था, तो 1 महीने से इस पे अमल नहीं हुआ। शिकायत इस बात की है, इस बात की नहीं है कि तू मैं होनी चाहिए। और जो आज सोनिया जी ने भी प्रस्ताव रखा है, वो ये नहीं रखा है कि उससे कोई आरोप प्रत्यारोप होना चाहिए, वो ये है कि सब पार्टी को मिलकर इस वक्त इकट्ठे आके काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई हम सबकी कोरोना के खिलाफ है। अपनी आपस की जो लड़ाइयां हैं वो बाद में निपटते रहेंगे, लेकिन जो किया जाना चाहिए वो अभी करना जरूरी है। और इसके लिए सब पार्टियों को एक साथ आकर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि सभी पार्टियां किसी न किसी राज्य के अंदर सरकारों में भी बैठी हैं, और सभी पार्टियों के जो नेतृत्व है वो इस बात से चिंतित है कि आने वाला दिन और बुरे होने जा रहे हैं, तो इसमें इकट्ठे होकर काम करना ही पड़ेगा। जी नेहा जी, आओ मिलकर सारे हिंदुस्तानी आओ कोरोना को हराएं, ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा। नेहा जोशी, जो माहौल आज इंडिया टीवी के इंडिया न्यूज के स्टूडियो में हो रहा है, काश ये माहौल जमीन पर भी हो पाता। आज गुरदीप जी, किशोर जी की मैं बातें सुन रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिलकर हम सच में विजय पा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल गुरदीप जी से सिर्फ यही है, उन्होंने बात करी कि 1 महीने पहले बात हो रही थी ये पेटेंट हटाने की। देखिए, ये निजी कंपनियां हैं, और जब आदर पूनावाला पब्लिकली आकर कहते हैं कि एक पार्टी विशेष से उन पर दबाव डाला जाता है और वो अपना प्रोडक्शन शिफ्ट करने की सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोचने की जरूरत है कि इस समय हम ऐसे लोगों को जो अपने कंधों पर ये जिम्मेदारी लेके आगे बढ़ रहे हैं, एक ब्रेक थ्रू करके लाए, साइंटिफिक कम्युनिटी का हिस्सा है, बिजनेस कम्युनिटी का हिस्सा है, जिन सब ये सारे अस्त्र शस्त्र हमें चाहिए इस लड़ाई से लड़ने के लिए। तो अगर उनके ऊपर ही हम आक्षेप करेंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे और वो ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में आती कहेंगे, तो गुरदीप जी इस पर भी आपकी टिप्पणी जरूर आनी चाहिए। यही मेरा नेहा जोशी जी, किशोर जी, आपको तो बहुत जानकारी होती है महाराष्ट्र की सियासत की। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आदर पूनावाला ये जो कह रहे हैं कि मुझ पर दबाव है, क्या आपको कोई जानकारी है कौन दबाव बना रहा है? किशोर जी। नहीं, कुछ छोटे संगठनों ने वहां पर प्रदर्शन किया था,
और वो किसान संगठन था, तो हमारे पार्टी के तरफ से आधार पूनावाला को पूरा संरक्षण है, उनको महाराष्ट्र में कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन एक बात मैं स्वाति जी को कहूंगा, देखो मनीष, जो मेरे पास रिसोर्सेज है और WHO के जो वार्निंग्स है, तो मुझे लगता है कि 1 मिलियन पर डे एक्टिव केसेस आ सकती, पॉजिटिव केसेस आ सकती और 10,000 पर डे कैजुअलिटी भी आ सकती। ऐसे इसमें भारत को तीसरी लहर से जाना है। मुझे लगता है हमने समझा था 5,000 का पीक है, लेकिन ये तो आगे शिफ्ट होने को जा रहा है। डेली केसेस बढ़ते बढ़ के आ रही है। जहां पे बिल्कुल केसेस नहीं थी वो राज्यों में भी पॉजिटिविटी रेट 200 किशोर तिवारी जी, ऊपर जा रहा है। किशोर तिवारी जी, नेहा जोशी जी, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, गुरदीप सप्पल साहब, जी हाँ, आप लोग देश के सवाल के कार्यक्रम में शिरकत की आपने, आप सभी का धन्यवाद। बात तीसरी लहर को लेकर हो रही है। जी हाँ, इस पर मुझे याद आती है वो लाइन कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मिलकर हिंदुस्तानी इस कोरोना को हराएंगे। सरकारें आएंगी और चले जाएंगी, लेकिन इस महामारी में जिन्होंने अपनों को खोया है वो कभी नहीं आएंगे। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।